ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर कभी रीजन एसेशन आते हैं, तो अगर आपने रीजन एसेशन पहले अटेम्प्ट किए तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो ज्यादा बेटर होता है रीजन एसेशन को लास्ट में ही अटेम्प्ट किया जाए, पहले बाकी क्वेश्चंस कर लें फिर लास्ट में रीजन एसेशन पे आए, मतलब केस स्टडी भी पहले कर लें, सब पहले फिर लास्ट। तो अभी हम कोई मार्क्स गेम नहीं खेल रहे, किसी से ये नहीं पूछने जा रहे आपके 10 सही है या 8। अभी हम सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव को कैसे करते हैं। इतना सभी को मालूम है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में ये मान के चलिए अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आप 2 ऑप्शन को स्टार्टिंग में ही इलिमिनेट कर चुके होंगे क्वेश्चन पढ़ते ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डबल अप्रोच चलती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये अप्रोच भी चलती है, या ये ऑप्शन मुझे मालूम है नहीं है, ये ऑप्शन वहां का है। तो ये जरा क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाता है कि अप्रोच कौन सी लगानी है। और कई बार नेगेटिव अप्रोच से भी आंसर हमें मिल जाते हैं, मतलब हमें मालूम है ये 3 तो है ही नहीं, इन 3 में तो हम श्योर शॉर्ट हैं, तो अब मजबूरी में चौथा लगाइए। ऑब्जेक्टिव पेपर करते समय हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव हो तो उस क्वेश्चन में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे उसने कहा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, और 4 में से आपको 2 मिल गए, तीसरा नहीं भी मिला तो 2 तो टिक करना ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। और नन ऑफ द अबव तो सबसे आसान होता है, क्यों? एक भी आपने 4 में से पकड़ लिया गलत है तो बाकी तो गलत है ही है भाई। अगर एक गलत है तो नन ऑफ द अबव में एक गलत है तो बाकी भी हो सकते हैं। तो मतलब वो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे कि ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव में बस 2 बार ही हमें देखना पड़ता है कैसे मूव करें। ठीक है, बाकी ये कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, 0 आंसर है तो वही होगा, 1 है तो होगा, ये बकवास वाली बात है। 0 1 2 ये कोई मुंह मत बनाना कि 4 बारी ए आया तो अब अगला वाला बी आएगा, ये बकवास होती है। ये लॉजिक कोई नहीं लगाएगा कि पिछले 3 ऑप्शन में ए आया था तो अब भी आएगा, अब ये बकवास। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है इथाइल बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो भैया सबसे पहले तो ना क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो पहला ऑप्शन है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। आई होप सो सारे बच्चे जानते हो क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या है। क्लेमेंसन रिडक्शन याद है, एल्डिहाइड कीटोन का जिंक अमलगम और HCl से रिएक्शन करके एल्केन बनाना, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है एल्केन बनाने की, और यहां बनाना क्या है, इथाइल बेंजीन, नहीं बनेगा, इसलिए ए आंसर है। अब कई बच्चे इसको वुड्स लगा चुके होंगे क्योंकि वो कहेंगे ये तो वुड्स फिटिंग है, लेकिन कम से कम देखो ऑप्शन का मतलब क्या होता है। जब ऑप्शनल पेपर होता है तो 4 में से बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है। तो इन 4 में पहला ऑप्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि ये कह रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन ये कह रहा है इससे ये बनता है। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन, और भाई यहां पे इन्होंने क्या कहा है, इथाइल बेंजीन। एक मिनट रुकिए, क्लेमेंसन रिडक्शन हो सकता है आंसर हो, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया, सॉरी। क्योंकि इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि हमें हेलो एल्केन लेना है नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो दूसरा है वुड्स फ्रिडलक्राफ्ट और वुड्स रिएक्शन। चलिए एक बार क्लेमेंसन रिडक्शन को देख लेते हैं। नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन से हो सकता है, सॉरी, ये रहा क्लेमेंसन रिडक्शन का कंपाउंड, सॉरी फॉर इट। ये क्या है, एसिटोफिनोन है, और इसकी मैं जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl से कर दूं तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा आपका इथाइल बेंजीन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन से बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल आंसर डी ज्यादा सही है, आई एम सॉरी फॉर इट, डी ज्यादा सही है, वुड्स रिएक्शन। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, इथाइल बेंजीन किससे नहीं बनेगा, तो भैया ये रहा क्लेमेंसन रिडक्शन बन जाएगा। और वुड्स ऑब्वियसली वुड फिटिक बनता ही बनता है, वुड्स फिटिक इसकी जनरल रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन ही यही है कि ये क्लोरोबेंजीन है और ये इथाइल क्लोराइड है, और सोडियम से करें तो ईथर की प्रेजेंस में ये वुड्स फिटिक कहलाती है। गुड, और हेलोजिनेशन से तो इथाइल बेंजीन बन ही सकता है, बेंजीन ली है और इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये फ्रिडलक्राफ्ट है, इससे भी बनेगा, इन तीनों से बनेगा, वुड्स सबसे अच्छा ऑप्शन है। डन।
तो फर्स्ट का आंसर डी होगा। बेटा फर्स्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट है? फर्स्ट में है, व्यास स्कूल के एक बच्चे हैं, हाँ ये बाहर के लिए आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये अभी बाहर पेपर देने गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव का आप करने का तरीका समझो, और घर पे भी जब भी ऑब्जेक्टिव करना तो कोशिश यही करना कि आप एक ऑप्शन को ना देखें, मतलब चारों ऑप्शन आपको आंसर मिल भी गया हो। जैसे आंसर अभी मैंने गलत किया था, लेकिन एक बार दोबारा एनालाइज जब किया तो मुझे पता चल गया। तो आप जो चार ऑप्शन है चारों ऑप्शन को डिक करके ही ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो 10 ही क्वेश्चन करें, लेकिन जब चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे तो एक तरीके से इस समय हमारी क्लेमेंसन रिएक्शन दोबारा रिवाइज हो गई, वुड्स-विटिक भी हो गई, वुड्स भी हो गई, हमारी रिएक्शन ज्यादा रिवाइज हो गई। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव इज बेटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन्होंने जो बी कंपाउंड या बीच में कंपाउंड दे रखा है वो 2 ब्रोमोपेंटेन है, और जो सबसे पहला कंपाउंड दे रखा है उससे 2 पेंटीन बनाया है और तीसरा से 1 पेंटीन। और क्वेश्चन में लिखा है इन द रिएक्शन 2 ब्रोमोपेंटेन ऑन हीटिंग with alcoholic QH forms 2 compound 1 pentene and 2 pentene, which one of following sentence is true? आई होप तो सभी बच्चों को मालूम है। इन्होंने पूछा मेजर कौन बनेगा, तो यहाँ पे आंसर है 2 पेंटीन मेजर बनेगा, और इसे सैडजैफ रूल भी कहते हैं। और इसका रीजन ये है कि 2 पेंटीन जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ये है 2 ब्रोमोपेंटेन, और यहां से भी H हट सकता है, यहां से भी H हट सकता है। तो अगर यहां से H हटेगा तो ये बनेगा 2 पेंटीन। अब अगर आप इस 2 पेंटीन को देखेंगे तो यहां इस 2 पेंटीन से 3 हाइड्रोजन यहां है, 2 यहां, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि जब ये 1 पेंटीन बनता है तो यहां सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन से होता है हाइपर कंजुगेशन। तो कई बार हाइपर कंजुगेशन के रूप में आंसर दिया हो सकता है, एल्काइल ग्रुप के रूप में आंसर दिया हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, या एल्काइल ज्यादा है, ये एल्कीन कम स्टेबल है, और इसे सैडजैफ रूल भी कह सकते हैं। फिलहाल आंसर सिर्फ इतना है इसका, दैट इज ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, 2 पेंटीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ए आंसर क्यों गलत है, 1 पेंटीन क्यों गलत है बेटा, क्यों गलत है? क्योंकि वो माइनर प्रोडक्ट है, यहां उन्होंने मेजर दे रखा है। अगर उसे 1 पेंटीन टिक कराना होता ना, एक दूसरा वर्ड वो बोल सकता था, दैट इज कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट। तो याद कर लो, दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, एक सैडजैफ और एक हॉफमैन। जैसे मार्कोनी एंटी मार्कोनी होता है ना, तो वैसे सैडजैफ और सैडजैफ का उल्टा होता है हॉफमैन। सैडजैफ क्या कहता है, वो एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है। हॉफमैन क्या कहता है, इसका उल्टा, वो एल्कीन बनेगी जो कम स्टेबल। बोलो क्लियर है? अब इसमें डी ऑप्शन है बोथ इन इक्वल प्रोपोर्शन 50-50 गलत है, और डी ऑप्शन है सम टाइम। तो ये कोई पार्क में टहलने वाली बातें तो हो नहीं रही, सम टाइम दिस सम टाइम दैट, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है बेंजाइलिक हैलाइड कंटेन। आई होप सो अधिकतर बच्चे जानते हैं कि ये बेंजीन की रिंग है, इसके अगले कार्बन पे जब हेलोजन लगी होती है तो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। अब इनका पहला ऑप्शन है यहाँ पे, देयर इज, सॉरी, बेंजाइलिक हैलाइड में पहला ऑप्शन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग बॉन्डेड टू अ हेलोजन। बिल्कुल सही है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है
नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज, सही है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग बॉन्डेड टू हेलोजन। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है नेक्स्ट टू बेंड। अब इन्होंने ऑप्शन बी में क्या दिया है, sp2 हाइब्रिडाइज एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। तो क्या ये sp2 है? गलत है। तो ये वाला कार्बन sp2 है, लेकिन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग तो sp3 है। और तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो भैया यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसे नहीं मानते, क्यों? क्योंकि ये तो एरोमेटिक है, तो ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो यहाँ प्योर डबल बॉन्ड नहीं होता। और चौथा है हेलोजन एटम बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। तो भैया जब हमें ए ऑप्शन मिल गया है sp3 और इतनी बढ़िया बात कही, तो इसलिए यहाँ बेंजाइलिक जब स्पेशल पूछा है तो खाली एल्काइल वर्ड से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसमें इन्होंने फिर से वही सेकंड वाले क्वेश्चन वाला कंपाउंड 2 ब्रोमोपेंटेन लिया है, और क्वेश्चन है 2 ब्रोमोपेंटेन ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH फॉर्म 2 कंपाउंड 1 पेंटीन 2 पेंटीन if one major and another minor product are formed then। तो आंसर क्या है? हाँ, यहाँ पहला है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है कि ये है फंक्शनल ग्रुप एक तरीके से, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन हो गया, तो दोनों जगह बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अलग अलग हैं। बी ऑप्शन है द माइनर प्रोडक्ट इज फॉर्म 1 ब्यूटीन विच हैज लेसर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ 1 ब्यूटीन जब बनेगा तो हाइपर कंजुगेशन करने के लिए जो एल्काइल ग्रुप है वो कम है, तो इसीलिए लेसर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कहने का मतलब हाइपर कंजुगेशन कम है। और सी है मोर नंबर ऑफ एल्काइल, और जब दो मिल गए हैं तो ऑल ऑफ द अबव होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन किसमें होगा, कौन से उसमें है? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है आयोडीन की शायद डेफिशिएंसी से, और गला स्वेल हो जाता है, दैट इज थायरॉक्सिन होना। तो यहाँ सी आंसर होना चाहिए। 6 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। भैया डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, और मास जिसका ज्यादा है डेंसिटी उसकी ज्यादा है। ए का मास सबसे कम है क्योंकि प्योर बेंजीन है, बी का उससे ज्यादा है 1 क्लोरीन, सी का उससे ज्यादा 2 क्लोरीन, डी का उससे भी ज्यादा 1 ब्रोमीन 1 क्लोरीन, इसलिए ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, ए सबसे कम, उससे ज्यादा बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये है क्लोरोबेंजीन और ये है मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ क्योंकि ये रेजोनेंस होती है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए बॉन्ड छोटा हो जाता है डबल बॉन्ड आने की वजह से। तो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग तो आंसर है, लेकिन आगे ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना, तो एग्जाम में क्या आएगा पता नहीं है, तो इसको डिस्कस और कीजिए क्यों, मतलब ये शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग है क्यों है। तो आप ये कहेंगे ये लेस रिएक्टिव शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जो सारे आपने रीजन पहले पढ़े हैं। फिलहाल रेजोनेंस मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है। 9th क्वेश्चन, इन्होंने एक कंपाउंड दे रखा है, सॉरी 8th क्वेश्चन, हेलोजन यूज्ड इन पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। भैया कौन सा है, किसी को मालूम है? एफ। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे। डेफिनेटली ये एक रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मार्क करते रहिए और देख लीजिए आंसर। मेरे पास आंसर शीट बुक वाली तो है नहीं बेटा, मेरे पास बुक वाली आंसर शीट नहीं है, वो तो कंप्यूटर में है ना। अरे हाँ, मैंने आपको आंसर शीट तो एक साथ भेज दी थी, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है जब मैंने आंसर शीट भेजी थी तो 2, 3, 4, 5 की भेजी थी, 1 की भेजी नहीं थी। वो देखो ना, मैंने 2 से शुरू की थी भेजना, देखो तो आप आंसर शीट मैंने 1 की भेजी थी, तो बोलो ना उसका आंसर। एफ बेटा, एफ है, उसे याद करिए अगले के लिए ना। अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना बेटा, बात नहीं करो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसे आप किसी, जैसे कहते हैं ना नोटबुक में, या जो आपकी कॉपी है रिवीजन कॉपी है उसमें कर लीजिए। हाँ बेटा, 1 मिनट दिव्यांश, अभी बता रहा हूँ।
तो एक बच्चे ने कहा है 6 क्वेश्चन दोबारा बताइए। 6 क्वेश्चन है बेसिकली डेंसिटी किसकी ज्यादा है, और डेंसिटी के लिए मास जिसका ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, मास डोमिनेंट फैक्टर है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, और मास ब्रोमीन का ज्यादा है। बताओ बेटा, पहले 8 में फिर देख लेता हूं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इस पे देखा तो एक बच्चे ने 8th पूछा था, तो पहले 8 में और भी कोई डाउट है तो फिर से टाइप कर दो अगर मैंने नहीं देखा है। आप लोग भी देख लीजिए, पहले 8 में कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी, 8 क्लियर है, किसी में कोई डिस्कशन है? चलिए, नहीं है ना। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में ये है, ये किसका कंपाउंड, या ये 4 आइसोमर बन रहे हैं तो किससे बनेंगे? ये हमारा एक क्लास का क्वेश्चन किया हुआ है शायद, अगर आपको याद हो कि यहाँ 4 पॉसिबल अगर आइसोमर बन रहे हैं तो ये किससे बन रहे हैं, शायद याद आया। आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन से 3 बनते थे, आइसोपेंटेन से 4 बनते थे, और नियोपेंटेन से 1 ही बनता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्लास में क्वेश्चन किया है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 72 है, और उसका हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये 4 प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो बी ऑप्शन इज आइसोपेंटेन, यहाँ आइसोपेंटेन इज द आंसर, और वो बी है। लेकिन थोड़ा और सोचा करिए कि इस क्वेश्चन में ये पेंटेन था, अगर ये नॉर्मल पेंटेन होता तो 3 आंसर या 3 जगह प्रोडक्ट बनता, इस समय ये आइसोपेंटेन है इसलिए 4 है, और अगर नियो होता तो एक ही प्रोडक्ट दिखता। ठीक है, ये देखिए, ये CH3 CH, यहां फिर CH3, फिर CH2 CH3 है, और आप जब देखोगे तो दिख जाएगा, कभी ये H हट के Cl लगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये, इन 4 का प्रोडक्ट बना है। तो दैट मींस इनिशियल ये कंपाउंड था विच इज आइसोपेंटेन, उससे 4 आइसोमर या 4 मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं। 10th क्वेश्चन एक सिंपल है, यहां दोनों RX हैं इसीलिए वुड्स है। अब यहां क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करिए, फिटिंग नहीं है। फिटिंग कब होता, दोनों फिनाइल या बेंजीन की रिंग दिख रही होती तो फिटिंग होता, तो फिटिंग का भी एक रिवीजन हो रहा है। इसी में एक ऑप्शन है बच्चों, विलियमसन्स नहीं है, तो आपको मालूम है वो ईथर के लिए होता है, RX और RONA की रिएक्शन होती तो ईथर होता। और चौथा ऑप्शन या एक और है सैंडमेयर, सैंडमेयर क्लोरोबेंजीन इनको बनाने के लिए वहां Cu2 Cl2 HCl ये चीजें चाहिए होती हैं, या एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट, वो सैंडमेयर होती है। दैट मीन्स हमारा मेन पर्पस ये नहीं खाली एक पेपर सॉल्व करके सही आंसर पकड़े, हमारा ये भी है कि अभी ये एग्जामिनेशन का पेपर नहीं है तो हमें रिवीजन भी करना है, तो साथ में बाकी चीजें भी हमारे दिमाग में घूमती रहे। अब आ रहा है नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 11 to 15। मैं आपको एग्जाम में भी यही सलाह दूंगा, 11 to 15 को बाद में करना, जो भी रीजन असर्शन है उसमें डिगिंग चाहिए होती है, तो इससे बेहतर है कि 16 से 20 को पहले करेंगे, फिर 11 to 15। तो 16 क्वेश्चन है, IUPAC नेम डी कंपाउंड का बताइए। ये सॉरी अभी अभी एक मिनट बेटा, इसका आंसर ए सही है, ठीक है, ए आंसर सही होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9 C4H9Br, ये ए नाम का कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये खुद कहा है, देखो कितना आसान किया है क्वेश्चन, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 4 कार्बन में 1 डिग्री 2 ही आइसोमर होते हैं, 4 कार्बन में 4 आइसोमर होते हैं, याद है कौन कौन से 4 होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल, ये हुआ आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल और आइसो दो 1 डिग्री होते हैं, और एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। लेकिन इस क्वेश्चन में शुरुआत में लिखा ये प्राइमरी है, तो ए नाम का जो कंपाउंड है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यानी इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि ये नॉर्मल नहीं है, उसने लिखा है ए वाला नॉर्मल नहीं है, तो अपने आप ये ए वाला क्या बचेगा, आइसो बचेगा। देखते हैं आगे, इसमें आगे लिखा है ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स कंपाउंड बी, ये अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा है और ये बी बना रहा है ऑब्वियसली, विच विल बी C4H8 एल्कीन। कंपाउंड बी ऑन रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड सी, ये फिर से HBr, यहाँ HBr ही निकला है वैसे, ये फिर HBr से रिएक्ट करके C बना रहा है।
फिर लिखा है विच इज आइसोमर ऑफ ए, सी एंड ए आर आइसोमर्स, मतलब अलग अलग है। फिर ये लिखा है, यहां पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी। ये सोडियम से जब रिएक्ट करता है डी बनता है, बट इसके आगे जो लिखा है दैट इज डिफरेंट देन द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी यहां नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है। तो यहां जो डी बन रहा है विच इज C8H18 वो आइसोब्यूटाइल से बनेगा, यानी ये था आइसोब्यूटाइल, यहां हेलोजन लगी थी, फिर एक आइसोब्यूटाइल यहां हेलोजन लगी थी, दोनों हेलोजन हटा के बॉन्ड जोड़ना था। तो भैया पहला आंसर है डी है क्या, या डी का IUPAC नेम क्या है? तो भैया ये 6 कार्बन की चेन है, 2 और 5 पे मिथाइल है और हेक्सेन है, और दैट इज 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये आंसर ए आ गया। 17 पहले 16 क्लियर है सबको बेटा? 16 आप लोगों को क्लियर है ऑनलाइन? चलिए 17th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 17 है कंपाउंड सी इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH देन ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये जो हमारा कंपाउंड सी है, पहले तो हम इसको ये बनाएंगे, है ना, फिर इसको हम ये बनाएंगे, ठीक है, फिर HBr से करेंगे तो ये बनेगा, तो ये आइसोमर हो गया। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई इसको भी तुम अल्कोहलिक KOH से करो और फिर HBr लगाओ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो अगर अब की HBr और पेरोक्साइड लगाए तो किनारे चली जाएगी ब्रोमीन। अब HBr और पेरोक्साइड में ब्रोमीन किनारे जाएगी। डन। तो यहां पे आंसर आपका शायद डी आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 18 कंपाउंड ए, भाई ये तो सरल हो ही गया। ए कंपाउंड क्या है, यहां ब्रोमीन लगी है, ये बना ही रखा है हमने, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 ए और सी में कौन से आइसोमर है? ये 1 ब्रोमो है, ये 2 ब्रोमो है, यानी पोजीशन बदल गई, बाकी सब सेम है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्वेश्चन नंबर 20 बी कंपाउंड क्या है? तो बी कंपाउंड ये रही एल्कीन है। ठीक है बेटा, फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप बदलना। क्या कोई ग्रुप बदला है? क्या अल्कोहल की जगह ईथर आ गया है? क्या अमोनिया की जगह कोई और, मतलब कोई ग्रुप बदला है? एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर हैं, अल्कोहल ईथर है, एसिड एस्टर है, यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप बदला है? खाली फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म पोजीशनल है, ये फंक्शनल नहीं है। 20th का ए आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने बी पूछा है जो कि एक एल्कीन है, और एल्कीन में ऑब्वियसली क्योंकि ये आइसोब्यूटाइल से बना है तो आइसोब्यूटाइन होगी या ब्यूटाइलिन होगी, जो कि ये है, जबकि सी और डी ऑप्शन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड से बना है। तो जिसने भी उसको, जैसे ना जिसने ए आंसर गलत किया है 16 का, क्योंकि उसने नॉर्मल ब्यूटेन लिया है, तो नॉर्मल ए आंसर गलत किया तो गारंटेड उसका डी 20th भी गलत होगा, क्योंकि वो नॉर्मल ब्यूटेन से लेके चल रहा है, तो उसको सी और डी लगेगा। फिलहाल क्लियर है। अब हमें बात करनी है 11 से 15 की। पहले 110 और 16-20 ये क्लियर है? 1 to 10 एंड 16 to 20 क्लियर है आपको? इन दोनों में ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि when A reacted with sodium metal gave a compound D। A को जब हम सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं gave a compound D that is different, D डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? देन द कंपाउंड obtained by normal ब्यूटाइल। यानी अगर यहां ये A नॉर्मल ब्यूटाइल में होता तो ऑक्टेन बनता, ये जो कंपाउंड बन रहा है वो ऑक्टेन नहीं है, नॉर्मल ब्यूटाइल से जो बन रहा है उससे ये कंपाउंड अलग है, तो ऑक्टेन से अलग है, तो दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, तो ये बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक। अब हमें बात करनी है 11 to 15।
11th क्वेश्चन है विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एलाइल क्लोराइड। तो आपको मालूम ही है एल्काइल क्लोराइड, भाई मेन रीजन आपको पता है, ये है विनाइल और ये है एल्काइल व्हाटएवर। अब हम कह रहे हैं विनाइल लेस रिएक्टिव है, मेन रीजन ये है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में गया और लोन पेयर रेजोनेंस में जाने से स्टेबल हो गया ये। तो कई रीजन है, लोन पेयर रेजोनेंस में जाना रीजन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है, तो 4 रीजन एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। यहां इन्होंने इसका रीजन दे रखा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस एज द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीजेस। बताइए, बात तो सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन है? नहीं। यहां एक्सप्लेनेशन था रेजोनेंस, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, ऐसी चीजें। तो यहां दोनों बातें सही हैं कि ठीक है कि अगर कहीं बॉन्ड वीक होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, बात सही है। लेकिन यहां इसके लिए ये कहना कि बॉन्ड वीक और स्ट्रॉन्ग, वो उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे लाइन ऑफ मार्जिन बहुत कम है, मतलब कोई अगर इसमें एक कह के लड़ने लगेगा कि कहेगा भाई बात तो हम भी यही कह रहे हैं ना कि ये स्टेबल है, स्टेबल तो है ही, और ये कम स्टेबल है, तभी तो रिएक्ट कर रहा है। और ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इसलिए स्टेबल है। तो ए और बी में मार्जिन बहुत कम है। आंसर देखना बुक का क्या है बेटा, बुक का आंसर देखिए क्या है। मैंने जो आंसर आपको पहले भेजे थे, ए है ना, मैं कह रहा हूं ना, ए भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। 19th वाले का डी दे रखा है, एक भाई देख लेंगे, द कंपाउंड ए इज, बेटा गलत दे रखा है, देख रहे हो? अच्छा मैं तो वो देख लिया, ये गलत है 19th का, ठीक है गलत है। हाँ अच्छा, ये देखो कितने चालू लोग हैं, इन्होंने 19th क्वेश्चन से पहले वाले लाइन को पढ़ना क्या लिखा है, मतलब डी ऑप्शन के बाद, दिख रहा है आपको? ठीक है, मतलब हमने ऊपर से सीबीएसई गाइड गायब किया, नीचे से गायब किया, वाटर मार्क हटाया, फिर भी बदतमीज ने बीच में लिख दिया हम सीबीएसई गाइड से आए हैं। मतलब इसमें पहले भी था कहीं? अरे यार ये इतने ज्यादा छात्र लोग हैं, अगली बार से ये भी ध्यान रखना है, बीच से भी गायब करने हैं। नहीं हम गायब तो कर देते, देखो हेडर फुटर तो गायब कर ही दिया हमने। अरे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, इन्होंने बीच बीच में भी अपना, हाँ मतलब नहीं सॉफ्टवेयर है मेरे पास, बेफिक्र रहो, पेड सॉफ्टवेयर है जिसमें इन सबको गायब करने के है। कोई भी तुम्हारे पास चीज हो ऐसी जो पीडीएफ की गायब करनी हो, मेरे पास ले आना। हाँ वो नहीं, वो भी गायब कर लेते हैं मुझे, अरे मुझे पता नहीं था ना, अगर मुझे पता हो तो मैं ऐसे भी गायब कर देता। लेकिन चलो बेटा, हमारे पास तो कॉपीराइट है ना, तो हम तो दे सकते हैं आपको, हमने नहीं है, हमने तो उनसे कह के खरीदा है कि हमारा तो ये है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बोले अच्छा ठीक है ले लीजिए। मैंने उनसे साफ कह के कहा है कि मेरे को आपका सब्सक्रिप्शन इसलिए चाहिए कि मुझे बच्चे पढ़ाने होते हैं उनके लिए, और उनको रिमोट एरिया के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनके मैं नोबल कॉज में हेल्प कर रहा हूँ। अब आप मुझे डिस्काउंट बताइए क्या देंगे? उन्होंने कहा 10%। मैंने गांव के बच्चों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप थोड़ा योगदान देंगे तो आपका भी योगदान होगा, पुण्य आपको भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे ज्यादा योगदान हमें नहीं चाहिए। ठीक है तो मैं इन गांव वालों को पढ़ाने के लिए, चलिए 11th का ए ही मुझे भी सही लग रहा है बेटा, ए आंसर इज बेटर। ठीक है चलिए, 11th का बी दिया है, लेकिन ए इज बेटर। क्यों? क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोनों बातों में। और देखो अगर इसमें लड़ जाओ, एक बार आप डिस्कस करिए इसको, ए और बी को बाद में, पहले डिस्कस करिए। हम ये कह रहे हैं इन दोनों में ये स्टेबल है, क्यों है स्टेबल? स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस है ना, क्यों है रेजोनेंस? रेजोनेंस होने से क्या हुआ? अरे रेजोनेंस होने से स्टेबल हुआ ना, क्या हुआ? यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो कम रिएक्टिव। तो इसलिए ए और बी में बहुत कम मार्जिन है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं। अगर बुकिश आंसर बी दे रखा है तो बी भी हो सकता है, लेकिन इसमें मार्जिन कम है, इसको और डिस्कस करेंगे अभी। चलिए 12th देखते हैं,
कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बात तो समझ में आ गई, सही है। एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ए बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल, बी मतलब रीजन एकदम गलत है, आंसर सी आएगा इसका। गुड। नेक्स्ट है एराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक भाई ये बेंजीन प्लस HI या I2, ठीक है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है, बट ओहो ये क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस आई। देखो अब ये वाली भाषा समझिए, ये इन्होंने कहा है I2 से HI जाएगा, ये 0 है, ये -1 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस, ये तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसलिए ए बिल्कुल सही है और एक रीजन बिल्कुल गलत है, सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, वंडर वॉल फोर्स बढ़ते हैं इसलिए, बिल्कुल ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ठीक है, दोनों बातें एकदम सत्य है, सही सही है, हैं? क्यों ए होगा? अरे यार उन्होंने ये कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑर्डर, चलो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब ये इसका रीजन है या नहीं है, लेकिन अगर वो देखें तो वही बात दोबारा लिखी है, जो एसर्शन की बात है? तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो ये बच्चे कह रहे हैं, हम नहीं ये कह रहे हैं कि बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी बी आंसर। आप समझे नहीं बेटा, जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो दोनों बातें है ही नहीं, एक ही बात है। उसने पहले में लिखा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बाद में मॉलिक्यूलर वेट का एग्जांपल दे दिया, तो एक्सप्लेनेशन कहाँ है? एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो तब होता है जब वो कहते हैं वंडरवॉल फोर्स बढ़ गए या पोलर ज्यादा हो गया, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी वर्ड लिखा हो तो वो तो लिखा नहीं, तो बोथ आर करेक्ट, मतलब वो उसी का एग्जाम्पल है। वेरी गुड, ये आंसर मेरा भी गलत है, मैंने भी यही लिखा था, इतना नहीं सोचा था, तो यहाँ आंसर बी आएगा। 15 पैरा डाइक्लोरो हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो, डेफिनेटली, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, पैकिंग ज्यादा है, सिमेट्री ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्गर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर द मेल्टिंग, गलत बात है, यहाँ वंडरवॉल फोर्स नहीं, पैकिंग और सिमेट्री देखी जाती है, इसलिए सी आंसर। सुनिए बेटा, बेटा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट दिया है इन्होंने, यहां ध्यान से देखिए क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गर वंडरवॉल फोर्स एक्सट्रैक्शन हायर द मेल्टिंग पॉइंट दिया है। अगर वंडरवॉल से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता तो वंडरवॉल तो ऑर्थो में ज्यादा है, क्योंकि वो पोलर है, पैरा नॉन पोलर है, ठीक है, तो यहां आंसर सी ज्यादा करेक्ट है कि एक सही है एक गलत है। रीजन एसर्शन हमेशा दिमाग खाएंगे आपके, और जिसको रीजन एसर्शन पे कमांड हो गई उसके लिए पेपर बहुत इजी हो जाएगा। बोलो बेटा क्वेश्चन पेपर समझ में आया, तरीका समझ में आया? तो बेसिकली अब हमारे रिवीजन ऐसे ही रहेंगे कि हम साथ साथ में पेपर करेंगे डेली, ठीक है। तो जैसे आज हमने ये वाला पेपर किया है, कल हम कोई और चैप्टर का, किसका करें कल? आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे, उसको भी क्लास ले लेंगे। एक बार कल कहने का मतलब मंडे ही होगा बेटा, कल फिजिक्स और मैथ्स का है क्लास।